नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका। जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में वोट देने की अपील। कहा, दुमका हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा गढ़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। पीएम और नीतीश कुमार 28 अक्टूबर को करेंगे जनसभा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की जनसभा की घोषणा। नालंदा में पप्पू यादव ने की जनसभा। स्वयं नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों की होगी संपत्ति जब्त। मोकामा में बीजेपी एलजेपी सरकार बनाने का सियासी दावा तेज। नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। बीजेपी एलजेपी गठबंधन की सरकार बनाने का किया ऐलान। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास गोपालगंज से आ रही है, जहां एक मंदिर से श्री राम जी की और सीता जी की मूर्ति चोरी हो गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज से प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राम, सीता, लक्ष्मण, कामदेव और ठाकुर जी की मूर्ति चोरी की गई है। अष्ट धातु और कीमती पत्थरों से निर्मित थी मूर्तियां। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मंदिर का ताला काटकर चोरों ने पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गोपालगंज प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से चोरी की गई है। राम मंदिर ताला को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। राम, सीता, लक्ष्मण, कामदेव और ठाकुर जी की मूर्ति को चुराया गया है। अष्टधातु और कीमती पत्थरों से निर्मित थी मूर्तियां। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गोपालगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं, प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में चोरी की गई है। मंदिर का ताला काटकर चोरों ने की चोरी। राम, सीता, लक्ष्मण, कामदेव और ठाकुर जी की मूर्ति चोरी की गई है। अर्धधातु और कीमती पत्थरों से निर्मित थी मूर्तियां। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने भाई और जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन को जिताने के लिए सीएम 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने खिरजुरिया आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुमका हमेशा से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शायद ही यहां से जीती है। वहीं मीडिया ने 2 जगह से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सीएम से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, देश के पीएम भी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। दुमका को प्राथमिकता न देने के सवाल पर कहा कि यह झारखंड का केंद्र बिंदु है। मैं दुमका में पला बड़ा हूं। उन्होंने छूटते ही सवाल किया कि क्या सिद्धू कान्हा की धरती से किसी को सीएम नहीं बनना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक उपचुनाव को लेकर अपने भाई और जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन को जिताने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही सीएम 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन ने खिजुरिया आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुमका हमेशा से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुमका में वो पले बड़े हैं, ऐसे में क्या दुमका में सिद्धू कान्हू धरती से किसी को सीएम नहीं बनना चाहिए। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार जीता क्या? दुमका में शायद भाजपा ज्यादा कदा जीती। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सदैव गढ़ रहा है और ऐसा बात नहीं है। देश की प्रधानमंत्री जी भी 2 जगह से लड़ते हैं। ये सवाल बिल्कुल ही
आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पीछे रह गया? क्यों नहीं, ये झारखंड का केंद्र बिंदु है और झारखंड दुमका में मैं पला हूं, बड़ा हूं, शिक्षा ग्रहण की है। आज यहाँ मुख्यमंत्री बना, क्या सिद्धू कान्हू की धरती से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? दुर्गा महानवमी के अवसर पर एक तरफ जहां पूरा देश दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोडरमा जिले की जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता अपने अंदर छिपी अलग अलग कला को उजागर करते हुए शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के संदेश को बांट रही हैं। पहले शालिनी ने मां दुर्गा के सभी स्वरूपों को मिट्टी की मूर्ति बनाई और मौजूद लोगों को मां दुर्गा की सभी 9 स्वरूपों के लिए प्रेरित करने के साथ ही खुशहाली और संपन्नता के लिए प्रार्थना भी की है। बता दें कि दुर्गा महानवमी के अवसर पर एक तरफ जहां पूरे देश भर में दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोडरमा जिले के जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता अपने अंदर छिपी अलग अलग कला को उजागर करते हुए शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के संदेश को बांट रही हैं। पहले शालिनी ने मां दुर्गा के सभी स्वरूपों को मिट्टी की मूर्ति से बनाया और मौजूद लोगों को मां दुर्गा की सभी 9 रूपों के लिए प्रेरित करने के साथ ही सभी के खुशहाली और संपन्नता के लिए प्रार्थना भी की है। बता दें कि दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोडरमा जिले की जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता अपने अंदर छिपी अलग अलग कला को उजागर करते हुए शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के संदेश को बांट रही हैं। मेरा पहला प्रयास है मां दुर्गा मां का एक स्केच बनाया है पेंसिल और पेन की सहायता से और एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई है। तो मां के आशीर्वाद से अच्छा बना है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं सभी को इसके उपलक्ष्य में धन्यवाद भी करना चाहूंगी और एक अपील भी करना चाहूंगी कि उनकी आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें अपने स्तर से सतर्क होने की आवश्यकता है। तो मैं भी अपील करूंगी कि घर पर रहकर जहां तक हो सके माता रानी की पूजा करें और इसके लिए सरकार स्तर से भी विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, तो उसका पालन करें। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले पुरई गांव में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने जमकर दहाड़ मारी, जिसमें जाम संयोजक पप्पू यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों और बालू माफियाओं की संपत्ति को जब्त की जाएगी, लेकिन उसके पहले उन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा आय से ज्यादा संपत्ति क्यों बनाई गई है। इतनी ही नहीं, चोरी डकैती दुष्कर्मियों को भी सरकार लाभों से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे वो मजबूर होकर समाज में इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम नहीं देंगे और अच्छी तरीके और ईमानदारी से वो अपने घरों को चलाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना काल था उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत सभी तमाम मंत्री अपने अपने घरों में सोए हुए थे। उस समय पप्पू यादव अकेले व्यक्ति हैं जो हर आपदा के समय लोगों की मैदान में आकर खुलेआम मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सरकार बनने पर गरीबों को सरकारी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नीतीश जी लालू यादव नहीं गए। हर संकट में कोरोना वायरस पूरे देश में सब घर में सोया रहा। पप्पू यादव पूरे भारत के मजदूरों को 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। हर लोगों के अकाउंट में पप्पू यादव ने पैसा ट्रांसफर किया। कोई ऐसा मजदूर है जो बोलेगा कोई ऐसा आदमी है जो बोलेगा कि पप्पू यादव ने मदद नहीं की। पैदल चलकर के 76 दिनों तक 7 लाख मजदूरों के हाथ में अकेला पप्पू यादव 500,000 रुपया देके 37,82,000 मजदूर को हम बिहार लाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता,
डॉक्टर रंजू गीता, ग्राम बसहा, पोस्ट मधुबन बसहा, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी। राजनीतिक दल का नाम जनता दल यूनाइटेड। निर्वाचन का नाम बिहार विधानसभा चुनाव 2020। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 27 बाजपट्टी। मैं डॉक्टर रंजू गीता उपयुक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्वर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम नंदलाल रविदास। राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 240 सिकंदरा विधानसभा। मैं नंदलाल रविदास उपयुक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्वर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार बनाने का बड़ा सियासी दावा किया है। साथ ही नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। मोकामा में मीडिया से बातचीत करते हुए युवा एलजेपी नेता ने चुनाव बाद सूबे में एलजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान किया। ऐसे में एलजेपी नेता ने कहा कि बिहार की जनता चिराग पासवान में सूबे का भविष्य देख रही है। राकेश कुमार के अनुसार 15 वर्ष नीतीश राज में बिहार में काफी ज्यादा परेशानियां हुई हैं। ऐसे में जिस पर नकेल लगाने की कभी सार्थक पहल नहीं की गई है, लिहाजा एलजेपी अब बीजेपी के साथ बिहार में एक नई सरकार बनाएगी। एलजेपी ने इस दावे के बाद सूबे की सियासत का पारा परवान चढ़ गई है। पूरे बिहार में लोजपा का युवा वर्गों का एक लहर चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकता है। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में कभी जाति पाति का नहीं किया। उन्होंने स्वर्णों के लिए भी आवाज उठाने का काम किया है। दलित का नेता रहते हुए भी सिंगल रामविलास पासवान ने पूरे स्वर्णों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कैमूर में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। सभी लोग जीतने के लिए अपनी ताकत झोंके हुए हैं। आज भभुआ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद पटेल ने रोड शो किया। इस रोड शो में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए। डॉक्टर प्रमोद सिंह ने बताया, भभुआ क्षेत्र में कुल 14 कैंडिडेट हैं। हमने 10 साल तक इस क्षेत्र में काम किया है। जनता ने काम करने का मौका मुझे भी दिया, कुछ और लोगों को भी जनता ने मौका दिया, लेकिन मैंने बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा की है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग एक बार फिर मुझे सेवा करने का मौका दें। पहले भी कह चुके हैं कि भभुआ क्षेत्र में अभी 14 कैंडिडेट हैं हमको लेके, और हमने 10 साल तक इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया है। जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। कुछ और लोग भी हैं जिनको सेवा करने का मौका दिया था और कैंडिडेट हैं। तो जनता, मैंने ईमानदारी पूर्वक जनता का किसी भेदभाव से हट के कोई सेवा किया हो तो ठीक है, मुझे जनता चयन कर पुनः मैं जनता के सामने हूँ। मुझे सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं उसी ईमानदारी पूर्वक और बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म मजहब से बिना ऊपर उठ के मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। चाहे सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, दोनों तरफ से स्टार प्रचारक और कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी ने सभा स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं एसएसपी बाबूराम ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस चुनावी सभा में 10,000 लोगों की बैठक की व्यवस्था की गई है।
साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाने की तैयारी भी की गई है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि एनडीए दरभंगा प्रमंडल की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से यहां एनडीए की सरकार बनेगी। कम से कम उससे कुछ ऊपर भी होगा। उसके लिए एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था हम लोगों ने की है और कुछ ऐसे भी स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं कि किसी का घर है, वहां बड़ा हॉल है, कोई मोहल्ले का पार्क है, वहां पर उनसे भी बातचीत करके 25, 50, 100, 200 की संख्या में अपने अपने क्षेत्रों में बैठ करके टीवी लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश वो सुने। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तमाम तरह की है, बैरिकेडिंग की जा रही है, दर्शकों के बैठने के लिए हैंगर की व्यवस्था हो रही है। जो मंच है और आसपास का पूरा एरिया में सख्ती से एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कोविड को देखते हुए विशेष व्यवस्था रहेगी। इसमें सभी लोग को मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा और ग्राउंड में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें सामाजिक दूरी को निश्चित करते हुए ही बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सर, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है? अभी यहाँ ग्राउंड की जो सीमा निर्धारित है वो 17,000 के आसपास है और इसमें अभी आयोजकों से बात हुई है तो वो लोग 10,000 कुर्सी लगा रहे हैं। इसके अलावा भी पीछे और हैंगर का विस्तार किया जा रहा है। लातेहार जिले के बारियातू प्रखंड के फुलसू ग्राम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला स्टार डायमंड क्लब फुलसू बनाम ड्रीम 11 चैंपियन बारियातू के बीच खेला गया, जिसमें फुलसू की टीम 6 विकेट से विजयी रही तो वहीं शानदार गेंदबाजी के लिए ऋषि को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। बता दें कि विजेता टीम फुलसू को पूर्व मुखिया अर्जुन उरांव द्वारा नगद 13,000 रुपए और ट्रॉफी दिया गया और उपविजेता बारियातू को 7,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। तीसरे स्थान में रहने वाले बालूमात की टीम को 3,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेता एवं उपविजेता टीमों को बैजनाथ यादव और भोला यादव द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस फाइनल को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे और इस शानदार फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाया। इससे पूर्व बताते चले कि मैच का उद्घाटन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति के चनक्य कहे जाने वाले हापुड़ के जग्गू सिंह से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। ये दिखाते हैं आपको। में सियासी उठापटक जो है वो काफी जोरों पर है और हर पार्टी जो है दावा कर रही है अपनी जीत का, लेकिन वाकई में वास्तविक स्थिति क्या है यह सिर्फ राजनीति विशेषज्ञ जो हैं वही बता पाएंगे। आज हम इस वक्त हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस क्षेत्र या पूरे बिहार के राजनीति चाणक्य माने जाने वाले जगन्नाथ सिंह उर्फ जग्गू बाबूजी के यहाँ मौजूद हैं। यह काफी समय से कहें कि बैकडोर से राजनीति में बैटिंग करते रहते हैं और काफी जो इनकी जो एक तरह से कहें कि राजनीति कैरियर है काफी सफल मानी जाती है, क्योंकि इनके कार्यशैली के अनुसार और जो कार्यशैली है जिस तरीके से राजनीति क्षेत्र में जो हस्तक्षेप है उससे कई विधायक और कई जो है बूथ मैनेजमेंट का जो एक सिस्टम है, एक जो तरीका है वो इनके पास एक बेहतर तरीका है, क्योंकि कई राजनीतिक लोगों को शीर्ष तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान रहा है। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आज जग्गू जी, आपका स्वागत है हमारे साधना न्यूज पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हम इस वक्त हैं मौजूद हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी की क्या स्थिति है फिलहाल? मौजूदा स्थिति जो है वो क्या है? बीजेपी, राजद और बीजेपी काफी कंटेस्ट में है, काफी कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी से कुछ लोग कार्यकर्ता का काम धाम नहीं हुआ, पैरवी नहीं सुना गया, उसका दुख दर्द इसलिए कुछ दुखी है। लेकिन अंत होते होते बड़े नेताओं दिल्ली से आने वाले को समझाने बुझाने पर वो अंत में मान जाएगा।
तो स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अभी स्थिति बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है और इसमें जो लोग भी खड़े हुए हैं अपोजिट पार्टी से, सब बीजेपी का ही वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए ज्यादा अभी चिंताजनक बनी हुई है बीजेपी की हालत। क्या लगता है कि कितना वोट काट पाएंगे जो भी निर्दलीय हैं या फिर राजद के हैं? क्योंकि एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है राजद की ओर से कि आखिर बीजेपी और जेडीयू मिलकर जो 19 लाख नौकरियों की बात करते हैं, तो अब तक कहाँ थे? अब तक वो नौकरियां क्यों नहीं उत्सर्जित की गई? और अब चुनाव के समय में नौकरियों देने का जो घोषणा है वो करना, तो अब जो है राजद जो है ये दावा कर रहा है कि अब जो लालटेन की जो रोशनी है वो पहले से ज्यादा तेज होगी और पूरे बिहार में फैलेगी। कितना सच मजबूती लगता है उनके दावे? बीजेपी तो काम बहुत की है, बड़ा बड़ा क्रिटिकल काम की है। और इसके समय में नसीब की बात है कि कोरोना जो दूसरे देशों से फैलाया गया और अभी दाहड़ के समय में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया, तो जहां जहां पानी नहीं निकला है, चाहे पानी है ही, तो सब बदनामी अभी की सरकार पर ही आएगी। इसलिए अपोजिट पार्टी को फायदा हो रहा है कि बरसात में पानी नहीं निकला, सरकार नहीं ध्यान दे रही है और दूसरे को कहने में बन रहा है कि हम कष्ट में आपको छोड़ दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। इन सब बातों से क्या राजद फायदा उठा पाए? राजद फायदा उठा रही है। बारिश के समय में काम कराने से गांव में अभी कहीं पानी नहीं निकला और दिक्कत अभी है ही, तुरंत वर्षा का तकलीफ झेला है और उसके दिल में तकलीफ है ही, इसलिए सब सरकार पर अभी दोष लगा के राजद फायदा ले रही है। और सर नौकरी कहां से देगी? देश में पैसा का आमदनी नया ज्यादा सृजन होगा तब न ज्यादा नौकरी देगा, पैसा होगा। भी तो 9 लाख लोगों को नौकरी देने की, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का बात कर रहे हैं और अभी पहली कैबिनेट में देने की बात कर रहे हैं, तो क्या आम जनता के साथ ये छलावा हो रहा है? आम जनता के साथ ही बोल के तो छलावा ही नजर आ रहा है, क्योंकि देश की स्थिति, पैसे की आर्थिक स्थिति, स्टेट की स्थिति भारी खराब है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार में, दिल्ली सरकार और इसके मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार से, तो उसको भी पैसा पूर्ति करना है। इतना नौकरी दिया जाएगा तो उसका पैसा किस खजाना से दिया जाएगा, कहां से कर्ज लेके किया जाएगा? ये सब दिक्कत है। लड़के को अपना बिजनेस रोजगार करना चाहिए, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि हम सिर्फ सरकार के नौकरी पर ही आश्रित रहें। सरकार में जाएंगे, सरकार से पब्लिक को तंग करके घूस कमाएंगे, इसी फेर में नहीं रहना चाहिए। यानी नौकरी एक तरह से छलावा है सभी पार्टियों की। तो आखिर बिहार की जनता को क्या मुद्दा देखकर पार्टी का चयन करना चाहिए, सरकार का चयन करना चाहिए? आखिर क्या मुद्दा देखकर किस पार्टी को वोट करना चाहिए? मुद्दा देखना चाहिए कि सड़क हमारी अच्छी है कि नहीं, बिजनेस करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है सो हमारा पहले की अपेक्षा अभी सही है कि नहीं, इस सुधर जाए तो बिजनेस व्यापार आदमी करेगा। अपना बिजनेस का ट्रेनिंग करके और उसको लोन दिवाया जाए सरकार और सहूलियत से अपना बिजनेस व्यापार आदमी काम करेगा तब बढ़ेगा। खाली सरकार के नौकरी ही की सृजन दिया जाए, उसके भरोसे रहने से क्या फायदा? अब तो मशीन का युग है, कम आदमी नौकरी करे, बिजनेस करे, मशीन ही 4 आदमी का काम अकेले करेगा, तब विकास होगा। पिछली बार जो देखा गया था एक बार की, एक तरह से कहें कि उत्तर और दक्षिण दोनों एक हो गए थे, यानी राजद और जेडीयू जो है एक होकर सरकार बना लिए थे, भले ही बाद में अलग हो गए। इस बार कुछ ऐसा ही तस्वीर बनता दिख रहा है, क्या कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि केंद्र में भी सहयोगी दल रह चुके, लोजपा अब अलग हो चुका है, लेकिन लोजपा वही जो चिराग पासवान है, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन बीजेपी कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा। तो इस राजनीति को कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? और आम जनता जो सीधी सादी बिहार की भोली जनता है, उसको कैसे समझाएंगे? क्या है ये राजनीति? भोली वाली देखिए, पुराने बुजुर्ग नेता थे, मिलजुल के किए। रामविलास पासवान जी को भी हम लोग एमपी में सारे जातों मिल के यहाँ गिनीज बुक में नाम लिखाए। कई बार भाग गए थे यहाँ से इस क्षेत्र से, उसके बावजूद भी उनको बुला के हिम्मत देके उन लोगों को हम लोग जिताए। लेकिन अभी उनके लड़के को अपना टिकट बांटने का होड़ है कि हम अपना टिकट बांटे, हम चीफ मिनिस्टर यही उम्र में हो जाए, और सभी लोग के होड़ है कि हम अभी जल्दी चीफ मिनिस्टर हो जाए, बुजुर्ग लोग नहीं रहे। तो लड़का मालिक बूढ़ देवान होगा तो ट्रेन उल्टे ही की राजपाट क्या चलेगा? कुछ बुजुर्गियत तजुर्बा हो जाए तो अब सीएम बनिए। और उसके वोट रामविलास जी के भाजपा के जौरे कर रहे हैं कि हम हैं, अब सब भाजपा के खिलाफ आदमी खड़ा हो गया तो भाजपा ही का ना वोट कट रहा है। सिर्फ दूसरे का वोट नहीं काट रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का वोट काट रहे हैं। इससे बीजेपी और रामविलास जी का पार्टी दोनों बर्बाद हो जाएगी, इसको कोई बहुमत नहीं आएगा। दूसरे को बहुमत, तीसरा जीत के बहुमत लाएगा, सरकार बना लेगा।
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी की अगर संख्या बल ज्यादा हुई तो जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो फिर बीजेपी अपनी पार्टी की ओर से आगे कर सकती है। तो कहीं न कहीं फिर से एक मतभेद जो है देखने के लिए मिल सकता है, जैसा पिछले चुनाव में पिछले बार जो सरकार बनाने के समय में हुआ था बीजेपी और जेडीयू में जो विवाद हुआ था, जिस तरीके से क्या इस बार भी देखने के लिए कुछ ऐसा मिल सकता है? नहीं, बीजेपी जो बोलती है ज्यादातर वो काम करती है, क्योंकि इसके राजनाथ सिंह के बारे में भी कहा जा रहा था कि जीत जाएंगे राजनाथ सिंह का ज्यादा आदमी तो प्रधानमंत्री गप से ही बन जाएंगे, मोदी को नहीं बनाएंगे, छलावा है। लेकिन बीजेपी और राजनाथ सिंह जो बोले वो किए कि अपना माला और उनको पहनवाए मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को पहनाए। इसलिए बीजेपी जो बोला है सो किया है, उसके रहने वाले लोग नेता लोग हैं। लेकिन बाकी लोग के जो बोल रहे हैं वो छलावा भड़काऊ बात बोल रहे हैं। बीजेपी बोला है कि हमारे उसकी सरकार नीतीश की बनेगी तो वो बनाएगा ही। आखिरी बात ये कहूंगा कि जो बिहार की जनता से है वो आपके तरफ से एक अपील होना चाहिए कि घर से ज्यादा संख्या में निकले और अपना वोट जो है वो। हाँ, बिहार की जनता को ये अपील है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, फिर से उम्मीद का किरण जगा के, और कितना ही कष्ट हुआ है फिर कष्ट से ही आगे सुख की आशा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के और वोट दें कि अपोजिट पार्टी कमजोर रहते हुए भी न जीत सके, न तो मजबूत पार्टी जो है वो सोचेगा क्या मजबूत है वोट गिराने नहीं जाएगा तो हार जाएगा। इसलिए जरूर कॉन्शियस होकर सब काम छोड़ के वोट जाके बूथ पर गिराया जाए जितना कष्ट हो। ये थे जगन्नाथ सिंह जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी नौकरी के छलावे में न जाए और स्वावलंबी बने और विकास को देखकर वोट दें, और साथ ही जब वोटिंग का समय आए तो ज्यादा से ज्यादा हर कोई घर से निकले और अपने मत का इस्तेमाल करे, तभी जाके सही और सच्ची सरकार चुन पाएंगे। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, हाजीपुर, साधना न्यूज। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धरात्रि की पूजा की गई। नवरात्र की महानवमी तिथि के अवसर पर रजरप्पा मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। इस दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ज्यादा भीड़ होने के कारण मां के दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। वहीं नवरात्र को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे साधक और भक्त जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर परिक्षेत्र के विभिन्न हवन कुंड में माता की साधना पूजा करने में जुटे रहे, जबकि कई भक्तों ने मां भगवती की पूजा करने के बाद यहां हवन भी किया। आरती भोर 2 बजे कर दिया गया है और प्रशासन के लोग हालांकि रात से ही लगे हुए हैं और लोगों का भी आगमन जो है रात से ही हो रही है और मंदिर का पट करीब 2 बजे खोला गया। उसके बाद मंगल आरती होने के बाद जो राजनवमी की जो पूजन होता है, जो वार्षिक पूजन जो होता है, वो होने के पश्चात आम श्रद्धालुओं के लिए 2:35 में मंदिर का कपाट खोल दिया गया है और उस समय से लगातार श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। प्रशासन के लोग मुस्तैद है, हमारे न्याय समिति की ओर से वॉलेंटियर्स है वो भी तैनात है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।